Hello friends, welcome back to my channel that is NTNet Paper to Education. Today we are going to study unit number 3 D division and in that the topic is techniques of counseling. It is very important topic for your examination. There are three techniques of counseling. 110% there are chances that this time in net examination any question from this topic might be asked. What is directive counseling, non-directive counseling and eclective counseling? Let's just understand in deep. There are three basic types or techniques of counseling: directive, second is non directive, and third is eclectic counseling. What is directive counseling? How is it? As you can see on the screen, it is also called as prescriptive counseling, यानी कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कुछ डायरेक्शन दिया जाता है, और काउंसिलर सेंटर्ड काउंसिलिंग। चीफ एक्सपोनेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक के कौन है? तो E.G. विलियमसन। काउंसलर प्लेज द मेजर रोल इन दिस मेथड। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बात बोलूं मैं आपको। काउंसलिंग की जब बात होती है तो दो पार्टीज होती है, एक एक्सपर्ट जो होता है वो, और जो पेशेंट या जिसको काउंसलिंग की जरूरत होती है वो। आपकी समझ के लिए पेशेंट लिख रही हूँ। अब काउंसलिंग की भाषा में दोनों को नाम दिए गए हैं। जो एक्सपर्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसको हम बोलते हैं काउंसिलर, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसको साइकोलॉजी पता चलती है, ह्यूमन बीइंग का नेचर पता चलता है। और जो पेशेंट है, जो मेंटली स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, उसको हम बोलेंगे काउंसिली। आई एम सॉरी फॉर द बेंड हैंड राइटिंग, वेट, आई ट्राई टू इम्प्रूव। काउंसिली, आई होप इट इज विजिबल टू यू। So what is the work of counselor? Counselor is an expert person. वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम में। उनको पता है क्या एक्टिविटी करवाओ, किस तरीके से क्या बोलूं या किस तरीके से गाइडेंस दूं कि काउंसिली जो है, जो पेशेंट है, जो कस्टमर उसके यहाँ आया है, वो उभर के बाहर आ पाए, वो स्ट्रेस से उभर के बाहर आ जाए, वो डिप्रेशन से उभर के बाहर आ जाए और वो पॉजिटिव एंड हैप्पी लाइफ जिए। पता चला? तो काउंसिलर, या इसे हम दूसरा नाम सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? तो उसे प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोला जाता है। ये काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग है। काउंसलर सेंटर्ड इस वजह से क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, वो ही सब समझ के अपने हिसाब से वो गाइडेंस देता रहता है। तो काउंसलर का रोल यहाँ पे मेजर है। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम। खुद को वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन, तो क्लाइंट को पता नहीं चलता कि किस तरीके से प्रॉब्लम से वो झुलझ रहा है, बिकॉज ही हैज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। तो उस वजह से ऐसा एज्यूम करके मानते हैं डिडक्टिव काउंसलिंग में, ये डिडक्टिव काउंसलिंग में कि ऐसा एज्यूम करते हैं कि क्लाइंट जो है वो अपने प्रॉब्लम से एकदम टोटली अनअवेयर है, उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, उससे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो डिप्रेशन या स्ट्रेस या वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है। द काउंसिलर जो है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, वो हेल्प करता है काउंसिली को टू मेक डिसीजन इन कीपिंग विद द डायग्नोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। काउंसिल या क्लाइंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है काउंसिलर। जो काउंसिलर है, एक्सपर्ट है, ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ द काउंसिलर बाय इन्फॉर्मिंग। उसको इन्फॉर्म करता है क्लाइंट को, एक्सप्लेन करता है उसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों उसे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इंटरप्रेट करता है उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, सजेस्ट करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ऐसे ऐसे करो, आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करो, जो भी प्रॉब्लम है वो आप किसी से शेयर करो। तो दैट इज प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या है? देखो, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग के। एनालिसिस, सबसे पहले तो वो एक्सपर्ट जो है, स्पेशलाइज्ड पर्सन है, वो एनालिसिस करेगा कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, वो अंडरस्टैंड करेगा क्लाइंट को। फिर दूसरा स्टेप हो जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में मतलब वो समराइज करता है कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, जो वो पूछेगा वो सामने वाला क्लाइंट जवाब देगा, तो उसकी वजह से उसको सिंथेसिस करने में हेल्प हो जाएगी। सिंथेसिस मतलब समराइज करने में कि ओवरऑल इसका प्रॉब्लम ये है। और फिर डायग्नोसिस यानी फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन, मतलब कि अल्टीमेटली वो हेल्प करेगा उसको डायग्नोस करने में। दैट इज द थर्ड स्टेज, दैट इज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड डायग्नोसिस। डिटेल में देखते हैं।
एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, स्टेजेस सिर्फ नाम बदले हैं, बाकी वही है। प्रोग्नोसिस मतलब कि आप स्टार्टिंग में एनालाइज करते हो सिचुएशन को, कौन करता है? काउंसलर करता है, एक्सपर्ट करता है। प्रेडिक्ट करता है, प्रोग्नोसिस मतलब प्रेडिक्टिंग इन अ वे, प्रेडिक्टिंग मतलब कि इसका ये बिहेवियर क्यों है, तो हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट कुछ प्रॉब्लम है, बचपन से उसको ऐसा है, इनेट कुछ डेफिशिएंसी है, या वो एडजस्ट नहीं कर पाता, एक्सेट्रा। सो दैट इज प्रोग्नोसिस। तो ये है फर्स्ट प्रोग्नोसिस। सेकंड क्या होता है, जब पता चल ही गया आपको कि इस वजह से ये पर्टिकुलर बिहेवियर है, तो काउंसलिंग की जाती है, मतलब काउंसलर डायरेक्ट्स द क्लाइंट कि आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसे करना चाहिए, उसको हेल्प करता है। एंड अल्टीमेटली थर्ड स्टेज दैट इज फॉलो अप, यानी कि कीप वॉचिंग इन अ सेंस कि जो काउंसलर है, एक्सपर्ट है, वो क्लाइंट को देख के फिर वो फॉलो अप लेता है कि अब इसके बिहेवियर में कितना सुधार आया है। रिहैब सेंटर में भी इसकी जरूरत ज्यादा रहती है, तो उनमें भी वो काउंसलर इस तरीके से आप कह सकते हो क्लाइंट की हेल्प करता है। ठीक है, मैरिज देख लेते हैं, मैरिज यानी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है डायरेक्टिव काउंसलिंग के? इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, hence दिस मेथड कैन बी adopted when early solution is required। तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो ये काउंसलर सेंटर मेथड वो बेस्ट है। ये मेथड बेस्ट इसी वजह से है क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है इसका, सेकेंड ये लेस मैच्योर या लेस इंटेलिजेंट क्लाइंट जो है, या फिर अपने प्रॉब्लम समझ नहीं पाते वैसे क्लाइंट जो है, तो उनको तुरंत से वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट काउंसलर जो है हेल्प कर देता है। ये मेथड इसीलिए बेस्ट है क्योंकि एट लोअर लेवल छोटे बच्चे जो होते हैं, और क्लाइंट यानी बच्चे या फिर इंडिविजुअल जो कि अनअवेयर है अपने प्रॉब्लम से, इज नॉट इन अ पोजिशन टू एनालाइज हिज ओन प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को सॉरी डायग्नोस करके उसको हेल्प करता है, गाइडेंस देता है, असिस्ट करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द काउंसलर एक्सपर्ट। इन दिस मेथड द काउंसलर बिकम्स रेडिली अवेलेबल, तुरंत वो अवेलेबल हो जाता है हेल्प करने को क्लाइंट को, विच मेक द क्लाइंट वेरी हैप्पी। तो उस वजह से आप कह सकते हो कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, किसका? क्लाइंट का। डीमेरिट क्या है? In directive counseling, the client never becomes independent of the counselor। Client कभी भी अकेला अकेला independent नहीं हो जाता काउंसलर से। So it is not an effective और बेस्ट गाइडेंस, मतलब कि क्लाइंट को पूरी छोटी छोटी भी बातें काउंसलर को बतानी पड़ती है, तभी वो काउंसलर जाके हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो अकेला नहीं रहता, यहाँ पे इन दोनों को आप कह सकते हो कि एक दूसरे को समझ के फिर आगे बात बढ़ानी होती है, और जो असिस्टेंस है वो देना पड़ता है, और उस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग मतलब काउंसलर को अगर आप बताओगे नहीं, डॉक्टर को आप बताओगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो कैसे आपको डायग्नोस करेगा? द सेम वे द पर्सनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज नॉट रिस्पेक्टेड एंड इट लीड्स टू न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई, क्लाइंट खुद बेचारा अंदर अंदर सहमा रहता है, किसी से बात नहीं कर पाता, उसमें अगर वो क्लाइंट काउंसलर के पास जाए और प्रॉब्लम शेयर करे, तो उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल हो जाता है। कभी कभी वो खुद से भी बात करने लगता है कि मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं इनको कैसे बोलूंगा या कैसे बोलूंगी, एक हेजिटेशन भी होता है, और फिर भी उसको बात तो करनी रहती है क्योंकि प्रॉब्लम का एंड नहीं आएगा। तो उस वजह से तो न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम वो क्रिएट कर जाता है ऐसे ऐसे ही। तो एक डीमेरिट है कि पर्सनल प्रिवेसी जैसी कोई चीज नहीं रखनी होती, उसे उसे सब कुछ बोल देना रहता है। इट इज नॉट हेल्पफुल टू द इंडिविजुअल टू डेवलप एनी एटीट्यूड थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि खुद को ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस उतना है नहीं, तो उस वजह से यहाँ पे खुद के एटीट्यूड पे कोई काम करे तो वो नहीं चलेगा, काउंसलर को आपको बताना ही पड़ेगा। द काउंसलर फेल्स इन सेविंग द क्लाइंट टू कमिट द मिस्टेक्स इन फ्यूचर। अब ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। चलो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉब्लम से उभर के बाहर ला दिया काउंसलर ने, पर क्या गारंटी है कि जीवन भर आप कोई मिस्टेक ऐसी नहीं करोगे? तो दैट इज योर डीमेरिट। शॉर्ट टर्म आप सॉल्यूशन ला सकते हो, लॉन्ग टर्म का पता नहीं। फिर आता है दूसरे टाइप दैट इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का चीफ एक्सपोनेंट हम बोल सकते हैं कि कौन है, तो कार्ल रॉजर्स है, जो इन्होंने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया है नॉन डायरेक्टिव। ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, 100%। नेट एग्जामिनेशन में 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट सेंटर और परमिसिव काउंसलिंग।
काउंसलर रोल इज पैसिव। पैसिव मतलब कि एक्टिव नहीं है, यहाँ काउंसलर थोड़ा साइलेंट मोड पे काम करता है। काउंसिली या जो वो पेशेंट, मैंने आपको बोला पेशेंट नहीं होता, मतलब कि जो प्रॉब्लम से जुलझ रहा होता है वो क्लाइंट। तो काउंसिली जो है वो एक्टिव पार्ट प्ले करता है। मतलब ज्यादातर यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है, या फिर खुद ही ढूंढना, एनालाइज करना, खुद के प्रॉब्लम्स को समझना, वो सब यहाँ पे काउंसिल ही करता है, यानी क्लाइंट को काम दिया जाता है। और काउंसिलर क्या है, पैसिव रोल होता है, वो ये सब अंडरस्टैंड करता है इसके बिहेवियर को, किसके, क्लाइंट के बिहेवियर को। ये भी एक टेक्निक ही है फ्रेंड्स। यहाँ पे काउंसिलिंग जो है, जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट मतलब प्रॉब्लम जिसको है वो, he gains insight in he gains insight into his own problem with the help of the counselor। काउंसिलर की हेल्प से वो क्लाइंट जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को समझ पाता है। द काउंसिल और क्लाइंट इज मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट। जो प्रॉब्लम में झुलझ रहा है वो काउंसिल ही कहते हैं। तो वो बेचारा खुद को, अपने आप को अवेयर करता है उस पर्टिकुलर फैक्ट से कि काउंसिलर डज नॉट हैव द आंसर। वैसे एज्यूम करके कि जो जिनके पास मैं आया हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने, उनके पास आंसर नहीं है, मुझे खुद को ही आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। बट द काउंसिलिंग सिचुएशन डज प्रोवाइड हिम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ। और इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करता है वो एक्सपर्ट या काउंसिलर, कि वो खुद ही काउंसिली या क्लाइंट अपने आप, अपने हिसाब से सेल्फ अवेयर होके कोई ना कोई एनालिसिस करके, अंडरस्टैंडिंग करके सोल्यूशन ला पाए अपने प्रॉब्लम का। आगे देखते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। कार्ल रॉजर इज द चीफ एक्सपोनेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमिसिव काउंसलिंग। क्लाइंट सेंटर प्रोसेस रहता है, क्लाइंट को ही सब कुछ करना रहता है। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव में आप बता पाओगे कौन एक्टिव रोल प्ले करता है? डायरेक्टिव काउंसलिंग में एक्टिव रोल किसका रहता है? काउंसिलर या काउंसिली? वेरी गुड, काउंसिलर मतलब एक्सपर्ट। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो रिवर्स है। रिवर्स मतलब ऑपोजिट है। ये टाइप का काउंसलिंग ऑपोजिट है। ऑपोजिट टू व्हाट? ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर एक्टिव था, तो नॉन डायरेक्टिव ये स्कूल जो है, या ये स्कूल की जो बात कर रहे हैं, उसमें कौन एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है? क्लाइंट, या फिर उसका अनदर नेम है काउंसिली। ठीक है, यहाँ पे काउंसिली एक्टिव होता है। खुद को अंदाजा लगाना है कौन से प्रॉब्लम से, किस तरीके से वो जुलझ रहा है, कैसे आंसर्स आएंगे उसके प्रॉब्लम्स के, वो सब। In this, the counseling is the pivot of the whole counseling process. Pivot मतलब main character, major role. The main function of the counselor is to create an atmosphere in which the client can work out his own problem on his own. In this type of counseling, emotional elements rather than intellectual elements are stressed. मतलब कि इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो एक्सपर्ट कि इमोशनली आप सब कुछ जो है वो बाहर ले आओ, और क्लाइंट जो है वो अपने आप ही एनालाइज कर पाएगा कि क्या प्रॉब्लम मुझे है, कैसी अवेयरनेस मुझे लानी है, और प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ खुद अपने आप। Steps of non-directive counseling. Number one है defining the problematic situation. First of all the counselors should define the problematic situation. काउंसलर या एक्सपर्ट का काम क्या होता है? वो ऐसे ही बैठे नहीं रहते, वो ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, उसको डिफाइन करना, उसको समझना। सेकेंड होता है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। एट द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट इज मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स फ्रीली। उसको जज नहीं किया जाएगा, उसके फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, बस उसको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो फ्रीली बोले, और काउंसिलर वो उसको अप्रूव भी करता है। सो सेकेंड स्टेज ये रहता है। थर्ड स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। इंसाइट मतलब डीप नॉलेज। The counselor goes on thinking regarding the client's new feelings along with the development of client's insight, and he goes on classifying all these new feelings. फिर वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है क्लाइंट को कि क्या चेंज आया है। पहले वो रोता था, फिर धीरे धीरे वो सहमा रहता था, फिर वो धीरे धीरे बाहर आया, उसने अपने आप को अवेयरनेस क्रिएट किया, फीलिंग्स न्यू डेवलप की, और धीरे धीरे खुद को समझ रहा है और बाहर उभर के आ रहा है। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ फेजेस
gets you can say approved or understood by the counselor expert. जितने भी चेंजेस फेजेस में आते रहते हैं क्लाइंट के, वो सब ऑब्जर्वेशन का काम कौन करता है? काउंसलर करता है। फिर है हमारा फोर्थ स्टेज, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। आफ्टर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, क्लाइंट ने सारों सब कुछ फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर दी। द काउंसलर आइडेंटिफाइज दिस नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स फीलिंग्स क्या है वो क्लाइंट की, वो समझता है और फिर उसको क्लासिफाई करने का काम वो काउंसलर करता है। एंड द लास्ट स्टेज, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। और फिर जब लगे कि अब सब कुछ प्रॉपरली जैसे आना चाहिए, पॉजिटिव वे में वो आ रहा है, क्लाइंट पॉजिटिवली धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ग्रोथ की स्टेज पे आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम से उभर गया है, तो फिर टर्मिनेशन एंड लाते हैं काउंसलिंग सेशन का। द काउंसलर लुक्स फॉर अ पॉइंट वेर ही कैन टर्मिनेट द काउंसलिंग सिचुएशन आफ्टर ऑल द अबाउट स्टेप्स। So I hope it is clear to you that non-directive counseling में ये पार्ट स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। और एक्टिव पार्ट किसका होता है? क्लाइंट का, क्योंकि वो खुद अवेयर रहता है, खुद के बिहेवियर के लिए, एक्शंस के लिए अवेयर होता है, एनालाइज करता है खुद के एक्शंस बिहेवियर को, और सॉल्यूशन भी वो खुद लाता है, और ये सब कुछ ऑब्जर्व करता है। गाइड कौन करता है? काउंसिलर या एक्सपर्ट। मैरिज देख लेते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें काउंसलर जो है, सॉरी काउंसिली जो है, जो आप कह सकते हो क्लाइंट है, तो ये पर्टिकुलर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो काउंसिली को या क्लाइंट बोलो आप, क्लाइंट को हेल्प करता है टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ अवेयर, खुद के ऊपर भरोसा रखना, एंड टू अटेन द एबिलिटी फॉर सेल्फ डिरेक्शन, खुद को एनालिसिस करके खुद के डिसीजन लेके आगे बढ़ने का काम में हेल्प करता है ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू अटेन इमोशनल इंटीग्रिटी, इमोशनल बैलेंस सिखाता है, एंड हेल्प्स टू रीच हिज फुल ग्रोथ। इट हेल्प्स टू अटेन मोर सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब टिके रहना, सस्टेनेबल एडजस्टमेंट टू द सिचुएशन। दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग लीव्स इट्स इम्प्रेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इस वजह से, क्योंकि खुद ने समझा है खुद को और फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाया है, तो ये लॉन्गर पीरियड तक ये आपको काम में आएगा, क्लाइंट को काम में आएगा। सो दैट इज द मेरिट। डीमेरिट है, इट इज यूजुअली मोर टाइम कंज्यूमिंग बाय लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाते, तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अंडरस्टैंड करने में खुद को। नॉट सुटेबल फॉर अ लेस मैच्योर एंड लेस इंटेलिजेंट काउंसिली या क्लाइंट। अगर क्लाइंट बुद्धू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंटिन्यूअस डिप्रेशन नेगेटिव थॉट्स में रहता है, तो फिर ये दिक्कत वाला काउंसलिंग टेक्निक है। द काउंसलर्स पैसिव एटीट्यूड, काउंसलर मतलब जो एक्सपर्ट है उसका पैसिव एटीट्यूड, कुछ ना बोलना, हेल्प ना करना, तो वो कभी कभी इरिटेशन करता है क्लाइंट को, सो मच दैट ही माइट हेजिटेट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग। तो कभी कभी वो क्लाइंट है वो एक्सप्रेस नहीं करता अपना फीलिंग। इट इज नॉट पॉसिबल इन स्कूल्स बिकॉज द काउंसलर हैज टू अटेंड मेनी प्यूपिल्स। स्कूल में एक बच्चा तो होता नहीं, कितने सारे प्यूपिल्स होते हैं, प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स। तो काउंसलर के लिए तो बहुत दिक्कत बड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर आपने छोड़ दिया तो वो बच्चे तो खुद ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से जूझ रहा है, उसको क्या पता कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो डीमेरिट में है। फिर थर्ड है एक्लेक्टिव काउंसलिंग, एक्लेक्टिक काउंसलिंग। द चीफ एक्सपोनेंट इज एफ.सी. थॉर्न। Neither counselor centered nor client centered, but a combination of both. Most important. What is the meaning of eclectic? Eclectic means combined या all together. ठीक है, यहाँ पे काउंसिलर और क्लाइंट दोनों मिल के साथ में काम करते हैं और प्रॉब्लम का एंड लाते हैं, सोल्यूशन लाते हैं। Here the counselor is neither too active as in indirective counseling nor too passive as in non-directive counseling, but follows a middle path. It is a highly flexible pathway or technique of counseling. स्टेप्स क्या है? डायग्नोसिस ऑफ द कॉज, क्या प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करते हैं दोनों की दोनों पार्टी, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को साथ मिलके, प्रिपेयर करते हैं टेंटेटिव या टेम्पररी प्लान, हाइपोथेटिकली वाला प्लान, टेम्पररी प्लान कि मॉडिफाई कर सके कोई फैक्टर्स जो कि सुटेबल नहीं है एक इंसान के लिए। सिक्योरिंग इफेक्टिव कंडीशंस फॉर काउंसलिंग, प्रॉपर कंडीशंस किस तरीके की है वैसा बेस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। कौन करता है? क्लाइंट एंड काउंसलर बोथ, ताकि क्या हो सके, एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, तो ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे आ सकता है। इंटरव्यूइंग एंड स्टिमुलेटिंग द क्लाइंट, फिर वो काउंसलर जो है वो इंटरव्यू करता है, क्वेश्चंस पूछता है,
स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मतलब पुश करता है वो क्लाइंट को कि डेवलप कर पाए वो क्लाइंट अपने ओन रिसोर्सेस अपने आप से, एज्यूम कर पाए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए नए मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट को खुद ही ट्राई करके वो सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम को। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच में कंट्रीब्यूट टू एडजस्टमेंट, दोनों मिलके काम करते हैं इसमें। एडवांटेज क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि दोनों इक्वली हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को ताकि कोई प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। इट रिमूव्स द रिजिडिटी ऑफ द अदर टू मेथड्स, दैट इज डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में क्या है भाई, तो वो एक्सपर्ट है, वो खुद ही चला रहा है, वो जो कहे वो ही मानना पड़ता है। नॉन डायरेक्टिव में क्या है क्लाइंट को खुद से ही प्रिपेयर करना रहता है सब कुछ। जबकि ये एक्लेक्टिक क्या है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं मिलजुल के इक्वली, तो इट प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट। इट इज इकोनॉमिकल, बहुत खर्चा भी नहीं होता और इफेक्टिव मेथड है। डिसएडवांटेज एक है कि वो नॉन डिफाइनाइट रूल के ऊपर काम करता है। नॉन डिफाइनाइट रूल मतलब कभी कभी कर भी जाता है ये टेक्निक, कभी कभी नहीं भी कर पाता, सो दैट इज दिस वन। So, with this, it was all about techniques of counseling. I hope you have understood today's session. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel, that is NTNet Paper to Education. And if you have liked my sessions, then do like and subscribe among your friends so that they can also learn from my sessions and they could also pass out their examination. Till the next time, keep learning, keep achieving. Happy reading.